हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं, एक तरह से देखा जाए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ होल फिजिक्स। बट अगर दूसरी तरह से देखा जाए तो दैट्स नॉट इवन अ चैप्टर, राइट। एक छोटा सा टॉपिक, एक छोटा सा टूल जो हमें पूरी फिजिक्स को पढ़ाने में हेल्प करेगा। लगभग सभी चैप्टर्स में इसका यूज होगा। ठीक है। काफ़ी ज़्यादा बच्चों को ये परेशान करता है, चाहे आप जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो, जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट, स्टेट एंट्रेंस एग्जाम्स, या सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहा जा सकता है बिकॉज सभी एग्जाम्स में इसको पूछा जाता है, इसकी हेल्प ली जाती है। सिर्फ एग्जाम्स में ही नहीं बल्कि अदर टॉपिक्स को पढ़ने के लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ कंपलसरी भी होता है। जैसे अगला ही चैप्टर जब हम काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे तो आप नोटिस कर सकते हो कि इस टॉपिक के बिना काइनेमेटिक्स को ढंग से नहीं पढ़ा जा सकता, उसकी इन डेप्थ नॉलेज नहीं ली जा सकती। बात करते हैं हम किसी भी टॉपिक को डिटेल में पढ़ने के लिए तो हमें कैलकुलस की जरूरत पड़ती है। अगेन फिर से बता दूं, कैलकुलस इज अ पार्ट ऑफ बेसिक मैथ्स ओनली फॉर फिजिक्स, राइट। हम जब इतना पार्ट पढ़ते हैं तो सिर्फ नेसेसरी डाटा ही आपको पढ़ा जाता है। मैं आपको पूरा कैलकुलस नहीं पढ़ाने वाला हूं। दैट्स इन मैथ्स सब्जेक्ट। हम यहाँ पर फिजिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी। साथ में सिलेबस अलाइनमेंट कुछ इस तरह का है कि जब तक कैलकुलस आप मैथ्स में पढ़ेंगे तब तक काफी सारे टॉपिक्स आपके फिजिक्स के खत्म हो जाएंगे जिनमें कैलकुलस की जरूरत पड़ेगी, राइट। सो पे अटेंशन एंड टेक सीरियसली दीज लेक्चर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से समझोगे, ध्यान से प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही सिंपल भी है। बिकॉज हमें पूरा टॉपिक नहीं पढ़ना, बहुत ही उसका छोटा सा पार्ट पढ़ना है। इवन आप ये कह सकते हो कि पूरा कैलकुलस का इवन 10 to 20% ही हम यहाँ पर कवर करेंगे, बट वो 10 to 20% इज द बैकबोन ऑफ द कैलकुलस, राइट। बिना उसके आप कैलकुलस नहीं कर पाएंगे। इसमें कई सारे टॉपिक्स हम इंक्लूड करने वाले हैं, सच एज डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन के लगभग सभी टाइप्स, नॉट ऑल ऑफ देम बट ज्यादातर टाइप्स आप यहां पर टच कर पाएंगे। ऐसे ही इंटीग्रेशन का भी एक बड़ा पोर्शन हम यहां पर देख पाएंगे। इसी के साथ साथ हम एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, ये सारी चीजें यहां पर समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कैलकुलस। कैलकुलस में हमारे पास पहला टॉपिक रहेगा डिफरेंशिएशन, राइट। सो क्या है डिफरेंशिएशन? लेट्स सी। डिफरेंशिएशन बच्चों, तो डिफरेंशिएशन ऐसा कह सकते हो, अगर मैं इसकी बिल्कुल बेसिक से बात करूं तो बेसिक से बात करने के लिए यहां पर कुछ ऐसा समझा जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, राइट। अब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी ना किसी चीज पर डिपेंड करता है। आप ऐसा भी कह सकते हो किसी भी चीज का प्राइस उसके जो इंग्रेडिएंट हैं उनके प्राइसेस पर मैटर करता है, राइट। किस तरह से? आप बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं। इमेजिन, जो मैं अक्सर लेता हूं, इमेजिन बात करें अगर हम टी, राइट। अब टी जो हम यूज करते हैं, जो हम पीते हैं, जो हम घर पर यूज करते हैं, इसके इंग्रेडिएंट, आपको अगर एक चाय बनानी है तो उसमें बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे? सबसे पहले और सबसे ज्यादा मिल्क। नंबर टू, खुद टी लीव्स, या जो आप घर पर यूज करते हो, ठीक। नंबर थ्री, और भी कुछ चीजें, जैसे आप जो भी उसमें अदरक डालेंगे उसको भी इंक्लूड कर सकते हो। आपको प्लेन चाय बनानी है तो मिल्क एंड टी यानी चाय पत्ती, इनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक। तो ये हमारे पास, और थर्ड यहां पर ऑब्वियसली मोस्ट इंपॉर्टेंट, शुगर। हमें इन तीन चीजों की बेसिकली नीड पड़ने वाली है। सबसे ज्यादा इन्हीं तीनों चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। अब ये मानिए कि ये तीनों चीज क्या एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं? मिल्क का शुगर से कोई लेना देना नहीं। सेम चीज अगर मैं टी लीव्स की बात करूं, राइट, तो इसका ना मिल्क ना ही शुगर से कोई लेना देना नहीं है। इन तीनों का आपस में लेना देना नहीं है। बट अगर मैं टी की बात कर रहा हूं तो वो इन तीनों पर डिपेंडेंट है। सो अगर हम बात करें कि जो मिल्क है, अगर उसका प्राइस
बढ़ा दिया जाए, टी लीव्स एंड शुगर का प्राइस सेम रखा जाए। मिल्क का प्राइस अगर सिग्निफिकेंट बढ़ाया गया तो डोंट यू थिंक टी का प्राइस बढ़ेगा, राइट? अब ऐसा भी नहीं होगा कि मिल्क को अगर हमने 5 रुपीज पर लीटर बढ़ाया गया तो टी का प्राइस भी इसी रेट से बढ़ेगा, इसी हिसाब से बढ़ेगा, नहीं, कुछ अंतर हो जाता है। तो डिफ्रेंसिएशन क्या है यहीं से समझ सकते हो। डिफ्रेंसिएशन हम क्या लिखेंगे? इट इज द स्टडी ऑफ वेरिएशन ऑफ अ वेरिएबल with respect to other variable, राइट? एक वेरिएबल के चेंज होने से जब कोई दूसरी चीज चेंज हो जाए उसकी स्टडी को ही हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। ऐसी कंडीशन में अक्सर आप इन वेरिएबल्स को नाम दे सकते हैं, जिसकी वजह से चेंज हो रहा है आप उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कह सकते हैं, ऑल्दो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बट पता होना चाहिए। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड जो चेंज हो रहा है दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, कैसे लिखते हैं हम इसको? तो इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारे पास हो जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x। दैट मीन्स इसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी dy ओवर dx। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, यहां पर कौन डिपेंडेंट और कौन इंडिपेंडेंट है? तो x की वजह से या x के साथ y का चेंज हो रहा है, x के चेंज होने पर y चेंज हो रहा है और उसी की स्टडी आपको करनी है। दैट मीन्स x क्या है यहां पर? x हुआ डिपेंडेंट एंड y हुआ इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास जो डाटा रहेगा उसमें हमें डिफरेंशिएशन में सिर्फ कितना देखना होता है, बहुत ज्यादा डेप्थ में भी जाने की जरूरत नहीं है, राइट? उतना हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर कहीं पर भी हमें एक वेरिएबल के चेंज की वजह से दूसरे वेरिएबल में चेंज को स्टडी करना है, दैट मीन्स वी नीड टू डिफरेंशिएट दैट पर्टिकुलर वेरिएबल, हमें उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मैथमेटिकली वो कैसा दिखेगा? कि मैथमेटिकली वो कुछ ऐसा दिखेगा dy ओवर dx, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये तो हुआ बेसिक मतलब, और किस तरह से हम मैथमेटिकली इसको डिनोट करेंगे। अब थोड़ा मैथमेटिकल मीनिंग भी निकाल लेते हैं। मैथमेटिकल मीनिंग किस तरह से निकालेंगे समझो। सो मैथमेटिकल मीनिंग, अगर मुझे कोई भी एक कर्व दिया जाए, इमेजिन मेरे पास कोई भी एक ग्राफ है, ठीक है? अगर मेरे पास इस तरह का कोई भी एक ग्राफ है जिसमें अंदर कर्व कुछ ऐसा दिया गया है, कैसा भी रैंडम वेरिएबल कर्व हो सकता है, वो कुछ इस तरह का दिया हुआ है। यहां पर अगर मैं दो पॉइंट्स को पिक करूं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ओके, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी को अगर एक स्ट्रेट लाइन से मिलाया जाए तब वो स्ट्रेट लाइन कैसी दिखने वाली है? दैट स्ट्रेट लाइन विल लुक लाइक दिस। वो स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसी दिखेगी, करेक्ट है? क्या ये स्ट्रेट लाइन एग्जैक्टली इस कर्व पर है? नहीं, ऑब्वियसली, राइट? अलग दिख रही है, दैट मीन्स इस कर्व पर नहीं है। तो इमेजिन अगर मैं इस कर्व का स्लोप निकालना चाहूं, अगर मैं इस कर्व का स्लोप निकालना चाहूं तो स्लोप ऑफ कर्व ये मुझे निकालना है। कैसे निकाल सकता हूं? तो इस स्ट्रेट लाइन का, भाई हमने 10th क्लास में कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना सीखा था, यू मस्ट हैव रिमेंबर्ड दैट, एटलीस्ट पता तो होगा कि हाँ ऐसा कुछ किया था। तो स्ट्रेट लाइन के स्लोप निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है, हमें किसका निकालना है? स्लोप ऑफ अ कर्व, इस कर्व का स्लोप निकालना है। तो अगर ये लाइन एग्जैक्टली इसी कर्व पर होती तब उस लाइन का स्लोप निकालना ही मेरे लिए टास्क कंप्लीट करा देता, बट ऐसा तो नहीं है। अगर मैंने इस लाइन का स्लोप निकाला और मैं कहूं कि वो ही स्लोप कर्व का होगा तो ऐसा भी कहना गलत होगा।
अब ऐसी सिचुएशन में क्या करें? तो इमेजिन कि मुझे स्लोप निकालना है पॉइंट ए पर, तो मैं पॉइंट ए को नहीं मूव करूंगा, पॉइंट ए को यहीं पर रहने दिया जाएगा, बी को ए की तरफ लेकर आते हैं। तो इमेजिन बी वॉज हियर, मैं इसके काफी पास में लेकर आया एंड बी पॉइंट को यहां पर हमने कुछ इस तरह से लाकर रखा कि ये मेरे पास कितना हो गया, ये मेरे पास बी डैश एक पॉइंट हो गया। अब अगर बी डैश को ए से मिलाया जाए, राइट, अगर बी डैश को ए से मिलाया जाए तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ एग्जैक्टली मैच हुए, बट ध्यान से देखो, राइट, क्या ये एग्जैक्टली मैच हुए? क्या ये वाकई इस कर्व पर है? आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा कि नहीं, थोड़ा सा अंतर आ रहा है। अगर आप इस बी डैश को थोड़ा और ए के पास में ले आए, इमेजिन अगर मैं डिफरेंट कलर से दिखाते हैं, अगर हम बी डैश को थोड़ा और पास में यानी यहां ले आए, तब क्या होगा? अगर मैंने बी डैश को यहां पर लेकर आए, तब बी डैश आपको यहां डबल डैश की तरह से दिखेगा। अब जरा ए से बी डैश के लिए एक लाइन बनाओ, क्या दिख रहा है बच्चों? ऐसा लग रहा है कि अब तो एग्जैक्टली मैं इसी कर्व को बना रहा हूं, राइट? अब जब हम इस तरह से देखते हैं जूम करके, तब हमें ये हाँ समझ में आता है कि हाँ एग्जैक्टली अब तो मैंने इसी कर्व पर बना दिया। बट बैक टू दी नॉर्मल डायग्राम जहां से हमने स्टार्ट किया था, हमने किया क्या है? ध्यान से देखो, हम यहां थे कि हमने बी को बी डैश पर लेकर आए और उससे भी हमारा काम नहीं चला, तो हम इसको उठाकर बी डबल डैश पर ले गए। बी डबल डैश अगर ध्यान से देखा जाए तो एकदम ए के पास में है, राइट? मतलब किसी भी कर्व का एक छोटा सा पोर्शन, बहुत छोटा सा पोर्शन लगभग कैसा होता है? आप उसको क्या कह सकते हैं? लगभग उसको स्ट्रेट लाइन कहा जा सकता है। अब इस बात का यहां से क्या करना है समझो। हमारे पास ए बी एक नॉर्मल सेगमेंट था। अगर मुझे ए से बी के लिए एक स्लोप कैलकुलेट करना होता, तब हम क्या कहते कि यहां से ए से बी के लिए एक ट्रायंगल ड्रॉ करो, कुछ इस तरह से। ए से बी के लिए एक ट्रायंगल ड्रॉ किया जाता और इसी ट्रायंगल में जो ये एंगल हमें दिखता, राइट, थीटा, यही एंगल किसको लीड करता? कि ए बी के स्लोप को लीड करता। कितना होता? कि अगर हम यहां पर लिखें tan थीटा, तो दैट वुड हैव बिकम परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कुछ याद आया होगा, राइट? लास्ट क्लास में भी, लास्ट वीडियो में भी हमने tan थीटा देखा था, tan थीटा पढ़ा था। तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में ये तो मेरे पास थीटा देखो ज्यादा दिख रहा है, अगर मैं बी डैश के आसपास इस कर्व को देखता तो मुझे एंगल पहले से चेंज दिखने वाला होता। यानी अगर मैं यहां पर बनाऊं तो समझ सकते हो, ये मेरे पास एक तरह से थीटा डैश होता है यहां पर। अब इस थीटा डैश तक कैसे पहुंचा जाए, इसमें समझेंगे हम। इस थीटा डैश तक पहुंचा जाए तो कुछ तो हमने ऐसा किया है ना कि डेल्टा एक्स को बहुत छोटा कर दिया, डेल्टा वाई को बहुत छोटा कर दिया। तो एक्चुअली जब हम इन चीजों को इतना छोटा कर देते हैं, तब क्या होता है कि जब हम बात करेंगे कि स्लोप ऑफ द कर्व, तो फिर इसको कैसे लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स तो होगा, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ कर्व, तब उसमें एक लिमिट का यूज किया जाएगा और क्या कहा जाएगा कि जो डेल्टा एक्स है दैट इज टेंडिंग टू जीरो। कितना छोटा? ऑलमोस्ट लाइक अ जीरो। बस जीरो नहीं है एग्जैक्टली, थोड़ा है, बट कितना है कि बहुत छोटा है, जीरो की जितना है, बस इतना ही। तो स्लोप ऑफ कर्व हमारे पास टेक्निकली किसी भी पॉइंट पर अगर हम क्या करें, देखो मैं इसको लिखूंगा भी यहां पर, अगर हमें किसी भी कर्व का स्लोप कैलकुलेट करना है तो हमें उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करनी होगी, लाइक दिस। हमें उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करनी होगी और उस टेंजेंट का एक्स एक्सिस के साथ
जो भी एंगल बनेगा उसका tan will be the slope of that curve at that point, और वो किसके बराबर हो जाएगा? वो बराबर हो जाएगा dy over dx। ठीक है, तो dy by dx क्या हुआ हमारे पास कि dy by dx will always be equals to tan theta, which is slope of a curve at a given point। ठीक है, here theta is the angle of a tangent drawn at curve, राइट। तो कर्व पर बनाई गई टेंजेंट उसका स्लोप, उसका एंगल ही यहां पर हमारे काम आएगा। तो dy by dx बेसिकली क्या हुआ? मैथमेटिकली इट इज द स्लोप ऑफ द कर्व। अच्छे से याद रखेंगे इस बात को, आगे काफी जरूरत पड़ने वाली है। दैट dy by dx इज बेसिकली इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स इट इज द स्लोप ऑफ अ कर्व। किसके बराबर होता है? tan थीटा के बराबर। और थीटा क्या होगा? एंगल ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन एट द कर्व। जिस जगह पर आपको ये स्लोप चाहिए उसी जगह पर आप इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं, कैसे हम इसको सोल्व करेंगे, कैसे वैल्यूज आएंगी और किस तरह से ये यूज होने वाला है हमारे क्वेश्चंस के लिए, फिजिक्स में इसकी जरूरत पड़ने वाली है, ये सब हम अपकमिंग वीडियोस में देखने वाले हैं। ओके।